Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th, South Asia and Contemporary World of class 12th Political Science. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो साउथ एशियन देश है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हाउ दे सर्वाइव्स और उनके बाइलेटरल और मल्टीलेटरल रिलेशंस एक दूसरे से कैसे हैं, वो दोनों कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको एक बार साउथ एशिया दिखा दे रहा हूं मैप पे, आप देख लीजिए। दिस होल रीजन इज आवर साउथ एशिया। You have to remember this, where is South Asia? So here this is all, ये पूरा क्या कहलाता है? साउथ एशिया कहलाता है, पाकिस्तान तक। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और 2014 से इसमें अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया जाता है। अफगानिस्तान जस्ट पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर में है। मैं आपको मैप पे दिखा दे रहा हूं, आप देखिएगा। दिस इज आवर अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज इंडिया, this is Nepal and this is Bangladesh and this is श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो सब देश है साउथ एशियन देश, इनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड इन 2014 इट आल्सो इंक्लूड अफगानिस्तान। आपको ये शब्द याद रखना है, बीबीएम पिंस, बीबीएम पिंस, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव सॉरी, और पीआईएनएस, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, बीबीएन पिंस। हिमालय इज द नॉर्थ, हिमालय नॉर्थ में, नेपाल से उस साइड हिमालय है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। मैं आपको फिर से मैप के ऊपर दिखाता हूं, ये देखिए। नॉर्थ में हमारा यहां पे है हमारा पूरा हिमालय पर्वत, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी, ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में हमारा इंडियन ओशियन। तो नॉर्थ हिमालय, वेस्ट अरेबियन सी, ईस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल एंड साउथ इंडियन ओशियन। Himalaya is the North Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east and Indian Oceans in the south। ये मैंने आपको बता दिया। इन सोलर ईस्ट वेस्ट लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड डिफरेंसेस, हमारे और पूरब वेस्ट वाले लोगों में और पूरब वाले लोगों में क्या है? फर्क है। किस चीज का फर्क है? भाषा का, कल्चर का। इसी तरह आप इंडिया के संदर्भ में समझ लो, जो इंडिया है उसके वेस्ट में जो देश है वहां पे अलग कल्चर है, जैसे पाकिस्तान में अलग है, अफगानिस्तान में अलग है, ईरान में अलग है। और ईस्ट में अगर आप देख लो तो म्यांमार में आपको कुछ और कल्चर मिलेगा, थाईलैंड में कुछ और कल्चर मिलेगा आपको, हांगकांग में कुछ। तो ये सब चीज है, ईस्ट का कल्चर कुछ अलग होता है और वेस्ट का कल्चर कुछ अलग होता है। इंडिया एंड श्रीलंका डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया और श्रीलंका तो शुरुआती दौर से जब से आजाद हुए हैं वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मिलिट्री रूलर्स वहां पे ज्यादा रहे हैं, चाहे अयूब खान हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो। डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी भी है वहां पे, मिलिट्री शासक भी है। मेन तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री की चलती है। भूटान, नेपाल में राजा का शासन था, पर अब वहां लोकतंत्र है और इस वक्त ओली है नेपाल के प्रधानमंत्री। मालदीव में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कि कई सारी पार्टियां, इंडिया में भी कई सारी पार्टियां। इन साउथ एशिया एवरी लाइक डेमोक्रेसी, अधिकतर देश जो साउथ एशिया में है उनमें क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, जनरल अयूब खान टुक द कमांड बट वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री जनरल याह्या ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन ऑफ रूल। जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ, जनरल अयूब खान के हाथ में मिलिट्री की कमांड आई, पर उनको किसने किसने सत्ता निकाल फेंका? कि जनरल याह्या ने। जनरल अयूब खान को आजादी के बाद मिलिट्री का शासन मिला, जनरल याह्या ने उनको निकाल दिया, क्योंकि जनरल याह्या उनसे सेटिस्फाई नहीं थे उनके काम करने के तरीके से।
याह्या खान टुक कमांड, और याह्या खान के हाथ में कब तक कमांड रही? 1971 तक, ये आप याद रखिएगा। आफ्टर डिफीटेड द वॉर विद इंडिया, और जब इंडिया से वो हार गए 1971 की लड़ाई, जब हमने ईस्ट पाकिस्तान को यानी बांग्लादेश को आजाद करवाया था और रशिया की मदद लेके। अगेन इन 1971 जुल्फिकार अली भुट्टो फॉर्म्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं, विच वाज लेटर, बाद में इस सरकार को भी हटा दिया। किसने? जनरल जिया उल हक। तो पहले आए अयूब खान, अयूब खान को उठा के निकाला किसने? याह्या खान ने। याह्या खान को उठा के निकाला किसने? जिया उल हक ने 1977 में। 1982 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चला, वहां पे टुक प्लेस रिजल्टिंग एन इलेक्टेड, सरकार दोबारा से चुन के आई, और कौन किसकी सरकार बनी? बेनजीर भुट्टो की। और किसको रिप्लेस किया गया? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ वाज अगेन रिमूव्ड बाय जनरल परवेज। अब देखो कहानी क्या है, अयूब खान, देयर आफ्टर याह्या, देयर आफ्टर जियाउल, देयर आफ्टर परवेज मुशर्रफ। तो देख रहे हो, ए अयूब, वाई याह्या, और जिया जेड, एंड परवेज लास्ट में है। तो AYZP, ठीक है। तो ये वहां पे क्या रही है, उनके यहाँ पे व्यवस्था ऐसी रही है, मिलिट्री का शासन ऐसे चलता रहा है। वाई डेमोक्रेटिक सिस्टम, अब वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों नहीं बन पाया आज तक? क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर किसकी डोमिनेंसी रही है? मिलिट्री की। द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी हैज लीड टू फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशिंग ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। जो भी अमीर लोग या मिलिट्री का जो शासक है, वो क्या करता है? सरकार, इलेक्टेड सरकार को ज्यादा दिन टिके नहीं रहने देता और उसको निकाल देता है। तो जिससे क्या हो रहा है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत लंबे समय तक रही है। पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, जिसका इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जिसका परिणाम क्या है कि वहां के जो प्रो मिलिट्रिकल ग्रुप्स है, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो बहुत पावरफुल बन रहे हैं, जो मिलिट्री से ही रिलेटेड ग्रुप है, और जो संगठन है जितने भी आप सब जानते हैं उनके बारे में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो सब क्या हो रहे हैं? और ताकतवर बन रहा है, जो कि बहुत गलत है। थर्ड पॉइंट, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एंड देयर एप्रीहेंशंस दैट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दीज टेररिस्ट ग्रुप। तो हमेशा से ये खतरा बना रहता है कि कहीं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो ये टेररिस्ट ना कब्जा कर ले और फिर पूरी दुनिया पे तबाह ना कर दें। तो इस वजह से ये भी खतरा हमेशा से पाकिस्तान की तरफ क्या है, बना रहता है। इंडिया को फिक्र रहती है इस चीज की कहीं, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान की सरकार एक ऐसी है, regime in Pakistan was seen as the protector of western interest in West Asia and South Asia। western interest में इंटू से कि अमेरिका की बात कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है किस में? वेस्ट एशिया में पाकिस्तान, और साउथ एशिया में। डेमोक्रेसी, अब वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, वेस्टर्न इंटरेस्ट में आपको एक बार मैप पे दिखाता हूँ। अब ये है हमारा वेस्ट वाला पोर्शन, और ये है हमारा वेस्ट एशिया में। तो मतलब वेस्टर्न पोर्शन कहां पे जाना चाहता, कहां पे डोमिनेट करना चाहता है? वेस्ट एशिया में। ये है सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। द पीपल, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टीशन एरिया ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, और बंगाल और असम का एरिया भी इसमें आता है। असम से मिजोरम निकला है, मेघालय निकला है, आप ये भी याद रखिएगा। द पीपल 1972 में, द पीपल ऑफ दिस रीजन डोंट वांट टू यूज उर्दू लैंग्वेज, और जो ये ईस्ट पाकिस्तान जो बना था, जिसको हमने 1971 में आजाद कराया था, वो लोग उर्दू को नहीं पूछना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो किस भाषा को बोलना चाहते थे? बंगला भाषा को बोलना चाहते थे। The people of this region don't want to use Urdu language. Soon after the partition, they begin protest against the unfair treatment to the Bengali culture and language. तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां के लोगों ने क्या करा? विद्रोह शुरू कर दिया और कहने लगे कि नहीं, हम नहीं उर्दू कल्चर को मानते, हम तो अपनी कल्चर और लैंग्वेज को मानेंगे। पर वो नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी ईस्ट पाकिस्तान वालों ने कि भारत हमारी मदद करो, हमें वेस्ट पाकिस्तान से आजाद कराओ। फिर हमने ईस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर उसको वेस्ट पाकिस्तान से अलग कराया, और फिर बाद में ईस्ट पाकिस्तान का नाम क्या पड़ गया? बांग्लादेश।
Soon after the partition, they began protest against the ये हो गया. They demanded autonomy for the eastern region, but the government dominated by the west. अब ईस्ट वाले ये कहते थे, ये बांग्लादेश वाले लोग ये कहते थे कि मेहनत हम करें. देखो मैं आपको थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट का कंसेप्ट और क्लियर करूं. जब देश आजाद हुआ था तो इस वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था मुझे भारत का वो हिस्सा चाहिए जहां पे मुसलमान है. तो फिर जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये कहा था कि ऐसे तो तुम बहुत जगह बन जाओगे. तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको सिर्फ 2 प्रांत दे सकते हैं जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमान है. तो बंगाल प्रांत के वाले हिस्से को तो कहा जाता था ईस्ट प्रांत और पंजाब प्रांत वाले हिस्से को कहा जाता था वेस्ट प्रांत. पर 1971 तक आते आते ईस्ट प्रांत वाले लोग वेस्ट पाकिस्तान से परेशान हो गए थे. फिर इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी कि भारत हमें आजाद कराओ. भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर वेस्ट पाकिस्तान से उसको अलग कराया. हमने इसमें रशिया की भी मदद ली थी और फिर 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया. ये कहानी थी इसके पीछे. तो आगे पढ़ते हैं. The Pakistan army tried to suppress the mass movement of the Bengali people. 1000 were killed. और उन्होंने इस आवाज को, ईस्ट पाकिस्तान लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की और हजारों लोग इसमें मारे गए, पर वो नहीं दबा पाए. दिस लीड अ लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया. जिसका परिणाम क्या हुआ, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में आ गए, जिनको आज हम क्या कहते हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजीज. रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में आप पढ़िएगा इंटरनेट पे और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड. हमने सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तान वालों को और उनको आजादी दिलाने में मदद दी. द रिजल्टेड इन वॉर. जिसका परिणाम क्या हुआ, मदद करने जा रहे हो तो एक से तो लड़ना पड़ेगा. द रिजल्टेड इन वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971. द एंडेड इन सरेंडर्ड ऑफ द पाकिस्तान फोर्सेज इन ईस्ट पाकिस्तान. उन्होंने हार मान ली अपनी वेस्ट पाकिस्तान वालों ने और बांग्लादेश आजाद हो गया. और मतलब ईस्ट पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश. बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद डेमोक्रेसी. बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए. शेख मुजिबुर रहमान formed a presidential setup by abolishing all the parties except अवामी लीग. उन्होंने मुजिबुर रहमान ने सारी पार्टीज को खत्म कर दिया वहां पे और प्रेसिडेंशियल सरकार बनाने की व्यवस्था की और बस एक पार्टी को उन्होंने छोड़ा था, वो थी अवामी लीग. बट आफ्टर हिज असैसिनेशन द न्यू मिलिट्री रूलर. फिर वहां भी मिलिट्री का शासन आया बांग्लादेश में भी, जिसका नाम क्या था, जिया उर रहमान. इसने किसको मारा, शेख मुजिबुर रहमान को. वाज फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी. उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और इलेक्शन जीत लिए 1979 में फर्जी तरीके से. लेटर ऑन ही वाज आल्सो असैसिनेटेड. फिर उसको भी मार दिया. किसने, लेट जनरल HM इरशाद ने. अब देखो कहानी मुजिबुर से शुरू होती है. जिया, मुजिबुर को जिया मारता है और जिया को HM मार देता है. देख लो क्या हो रहा है ये. लेटर ऑन ही वाज आल्सो असैसिनेटेड एंड अनदर मिलिट्री लीडर लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद टुक ओवर. वो आ जाते हैं. मास पब्लिक प्रोटेस्ट, जगह जगह पर विरोध होता है में इरशाद के खिलाफ और फिर इरशाद भी सत्ता को छोड़ देता है, मतलब ये HM भी सत्ता छोड़ देता है. इलेक्शन फिर दोबारा होते हैं. सिंस दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज बीन वर्किंग इन बांग्लादेश. और फिर जब दोबारा इलेक्शन हुए 1991 में, तब से आज तक वहां पे लोकतांत्रिक सरकार चल रही है. आप ये सब घटनाएं याद रखिएगा कि पहले कौन आया फिर कौन आया. इस तरह आप लिखोगे अपने बोर्ड एग्जाम में तो टीचर को पढ़ने में मजा आएगा आपके आंसर और वो आपको फुल नंबर देगा. मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल. अब राजा का शासन भी था और फिर लोकतंत्र भी आया. तो राजा का शासन कैसे खत्म हुआ वो पढ़ते हैं. नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम. नेपाल हिंदू राष्ट्र था इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होती है जिसमें जो राजा होता है ना वो संविधान के हिसाब से चलता है. जैसे आपने 10th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो कलरजी वाले लोग थे या जो एक्टिव सिटीजन होते थे वो चुनते थे 50,000 लोगों को. फिर 50,000 लोग नेशनल असेंबली के 745 लोगों को चुनते थे. फिर वो 745 लोग 5 लोग नेशनल असेंबली के चुनते थे जो किंग पे भी कंट्रोल करते थे. तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं. तो ये हो गया. किंग हैड अ कंट्रोल ओवर द पीपल ऑफ द नेपाल थ्रू आर्मी. और किंग ने राजा ने कैसे हक जमा रखा था लोगों के ऊपर, आर्मी की मदद लेके. थ्रू आउट दिस पीरियड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन पीपल वांटेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी बट द थिंग्स रिटेन फुल कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. जनता चाहती थी कि नेपाल के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आए, पर राजा ने कभी ऐसे नहीं होने दिया. मिलिट्री का ताकत उपयोग करके उसने जनता की आवाज को दबा के रखा.
द किंग एक्सेप्टेड न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990 ड्यू टू द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। और जब बहुत ज्यादा ये बड़े स्केल पे विरोध होने लगा तो फिर राजा को ये नया संविधान अपनाना ही पड़ा। पर ये मत सोचना कि 1990 में अपना लिया और खत्म बात, ये 10 बार संशोधित किया गया, बदला गया। अब वहां पे जो 2007 का मेरे हिसाब से है शायद, जो अब चल रहा है इस वक्त संविधान, इसी में ही है 2005 या 7 में, आप देख लीजिएगा। ड्यू टू ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट ऑफ मोनार्किस्ट, डेमोक्रेटिस्ट एंड माओइस्ट, इन तीनों में नेपाल के अंदर कन्फ्लिक्ट रहता था। किंग अबोलिश द पार्लियामेंट, किंग ने पार्लियामेंट को, संसद को क्या कर दिया, भंग कर दिया। अ मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी, फिर से प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश के अंदर 2006 तक। एंड अचीव्ड फास्ट मेजर विक्ट्री टू फोर्स किंग टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टिल वर्किंग ऑन डेमोक्रेसी। और आज भी वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि जनता का इतना विरोध के कारण राजा को लोअर हाउस को दोबारा से, हाउस ऑफ पीपल्स को क्या करना पड़ा, दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी। बट नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज नॉट कंप्लीट, it is moving toward the framing of constitution assembly to frame constitute assembly to frame। पर नेपाल क्या चाहता था, अपने लिए एक संविधान बनाना चाहता था, इसलिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया, जैसे हमने किया था, भारत ने भी किया था, ठीक है ना। 399 मेंबर्स थे और आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया था 299 रह गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने 2007 वाला, देखिए, यानी 2007 वाला ही कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे इस वक्त फाइनल है। अब आते हैं बात श्रीलंका पे। ये श्रीलंका वाला कंसेप्ट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, सिविक्स में पहला ही चैप्टर है ये, तो वहां उस प्लेलिस्ट की वीडियो में भी आप देख सकते हैं, अच्छा समझ आएगा। खैर मैंने यहाँ भी समझाने की कोशिश की है। ऑन 4 फरवरी 1948 श्रीलंका एक आजाद देश बनता है। अब श्रीलंका है कैसा, ये आइलैंड देश है, इंडिया के पाव में छोटा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पे। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, ये है श्रीलंका और ये भारत है। श्रीलंका इज देन आइलैंड नेशन। अब श्रीलंका कैसा एक देश है, आइलैंड नेशन। सिनाला वहां पे कितने परसेंट है, 74% बुद्धिस्ट लोग हैं जो सिनाला भाषा बोलते हैं, 18% तमिल है। अब इन 18% में 13% तो लंका के ही तमिल है, जो लंकन तमिल्स कहते हैं, और 5% वो तमिल्स हैं जो इंडिया से गए हैं। और क्रिश्चियन कितने हैं, 7% है श्रीलंका के अंदर। मैं श्रीलंका का आपको एक बार ये नक्शा सा भी बना के दिखाता हूँ कि वहां पे लोग रहते कहाँ पे। इस वाले एरिया में, ये जो पूरा एरिया है इसमें रहते हैं तमिलियंस, और इस वाले एरिया में सिन्हाला वाले रहते हैं और क्रिश्चियंस रहते हैं, आप ये याद रखिएगा। और तमिलियंस कहाँ रहते हैं, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में। अब टेंशंस क्या हुई सिन्हाला वर्सेस तमिल के बीच में, कि भाई सिनाला वालों ने एक एक्ट पास कर दिया था, मेजोरिटेरियन एक्ट 1956 में, कि देश के अंदर सिनाला ही बस एक भाषा होगी, सिनाला वालों को नौकरियां मिलेगी और प्रोफेसर गवर्नमेंट जॉब पे सब सिनाला। अब ऐसे तो तमिलियंस वालों को दिक्कत फील होएगी कि हमारे हक अधिकार मारे जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी हक की आवाज उठाई। तो सिनाला वर्सेस तमिल टेंशंस बढ़ गई, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या अपनाया था, मेजोरिटेरियनिज्म। इसमें क्या मानना जाता है कि दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ओवर अ कंट्री, मतलब जो देश में संख्या में ज्यादा है वो शासन करेगा किसके ऊपर, जो संख्या में कम है। तो संख्या में तो ज्यादा 74% बौद्ध लोग थे, सिनाला वाले थे, तो वो किस पे राज करेंगे, 18% तमिलियंस पे और 7% क्रिश्चियन पे। अब ये बात तमिलियंस को पसंद नहीं आई और वो इनसे लड़ने के लिए आए, पर फिर उन्होंने बात मान ली थी तो सिविल वॉर अवॉइड हो गया, नहीं तो सिविल वॉर हो जाता श्रीलंका में भी। द एक्ट ऑफ 1956 डिक्लेयर्ड सिन्हाला एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आप इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1956 का मेजोरिटेरियन एक्ट सिन्हाला को ही बस एक भाषा घोषित करता था देश के अंदर। तमिल फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वाज डिस्क्रिमिनेटिंग एंड इग्नोरिंग देयर इंटरेस्ट, तमिलियंस को ये लगा कि भाई सरकार तो उनके साथ धोखा कर रही है और उनके हक मार रही है। तो अब लगता ही है भाई, जब उन्होंने खुले खुले कह दिया कि सिन्हाला ही बस देश में ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी और वो ही देश के अंदर क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ऐसे में तमिलियंस को तो लगना ही था, दिक्कत होना ही था। अब तमिलियंस चाहते क्या आते, तमिलियंस चाहते थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, और जिस रीजन में, जो मैंने अभी बताया आपको, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट, उसमें उन्हीं की सरकारें बने, तमिलियंस वालों की। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन के फील्ड में और जॉब्स में, जैसे सिनाला वालों को मिल रही है वैसे ही तमिलियंस को। डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, एलम को स्टेट बोलते हैं, वो तमिलियंस के लिए अलग से एक राज्य चाहते थे। भारत में भी राज्य बना था भाषा के आधार पे 1956 में, जब पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, 1953 में यह एक्ट पास हुआ था, ठीक है। सिन्हाला वर्सेस तमिल के बीच में सिविल वॉर होते होते रहा बचा। व्हेन समथिंग हैपन रॉन्ग देयर द विद तमिल्स देन इंडियन तमिल्स क्रिएट प्रेशर। अब जब भी कुछ तमिलियंस के साथ गलत होता था, जो 5% इंडियन तमिल्स थे वो भारत की सरकार से रिक्वेस्ट करते कि भाई मदद करो हमारी,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू नेगोशिएट विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन द तमिल क्वेश्चन। तो फिर भारत सरकार क्या करती थी, उनके साथ नेगोशिएशन करती थी ताकि वो इंडियन तमिल्स की या लंकन तमिल्स की मदद कर सके। इन 1987 इंडियन गवर्नमेंट सेंट आर्मी फॉर मेकिंग पीस। तो 1987 में ये सन आप याद रखिएगा, भारत सरकार ने अपनी आर्मी को वहां पे भेजा, किस लिए, शांति बनाने के लिए। अब आर्मी जा रही है, अब शांति बन सकती है, ये सोचने वाली बात है अपने आप में। बट पीपल्स ऑफ श्रीलंका थॉट दैट इंडियन गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग इन देयर मैटर। पर श्रीलंका के लोगों को क्या लगा कि भाई भारत सरकार तो उनके मामलों में दखल दे रही है और उनके लिए कुछ करना भी नहीं चाहती। इन 1989 आर्मी हैड टू ऑर्डर टू कम बैक, और 1987 में गई थी और 1989 में उसको वापस आने के निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई तुम अपने देश में वापस आ जाओ, अब वहां पे ज्यादा मत रुको। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द रिवेंज ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट, श्रीलंका हैज मेंटेन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इतने ज्यादा बवाल के बाद भी श्रीलंका अच्छी तरक्की कर रहा है और वहां पे लोकतांत्रिक सरकार है और देश इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है। एंड हाई लेवल ऑफ वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स भी उनका बहुत अच्छा है, इंडिया से भी अच्छा है अगर आप HDI रैंक उनकी देखेंगे। श्रीलंका सक्सेसफुली कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज हाईएस्ट GDP ग्रोथ ऑफ फॉर मैनी इयर्स। श्रीलंका ने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया क्योंकि GDP ग्रोथ रेट उनके यहाँ पे हाई थी और पॉपुलेशन ग्रोथ भी उनके यहाँ पे हाई थी, हाई बर्थ रेट था। तो जिसका देखो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन देश के अंदर बढ़ती है, मैं मानता हूँ यूथ देश के लिए अच्छा होता है, पर उतना ही यूथ क्या होता है, देश के ऊपर बर्डन भी बढ़ने लगता है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज वेरी नेसेसरी फॉर द करंट एनवायरमेंट। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है ये आप बेहतर जानते ही हैं, टीवी पे देखते हैं। इट सीम्स दैट इट नेवर विल, और वो ये ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। इन 1947 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर कश्मीर इशू कम थर्ड पार्ट कवर्ड बाय पाकिस्तान नेम एज POK। और 1/3 हिस्सा मतलब 25% उनके पास है और 75% हमारे पास है कश्मीर का हिस्सा। तो जो उनके पास कश्मीर है उसको POK बोला जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इन 1965 आफ्टर द वॉर तशकांत एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन हुआ। और ये याद रखना, ये तशकांत एग्रीमेंट उसके अंदर साइन हुआ था, पोलैंड के अंदर नहीं, पोलैंड के तशकांत का तुर्कमेनिस्तान, तो फिर ये USSR के अंदर साइन हुआ था, याद रखिएगा। और यही वो एग्रीमेंट था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री साहब को अचानक से किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी। यही वो एग्रीमेंट करने, साइन करने USSR गए हुए थे। इन 1971 इंडिया फोर्ट फॉर बांग्लादेश फॉर द इंडिपेंडेंस। 71 की लड़ाई मैंने आपको बता दी, हम लड़े उनके लिए ताकि उनको आजाद करवा सके। 99 में कारगिल का युद्ध, 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में हमने, 1999 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया चेगाई हिल्स में बलोचिस्तान में। इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट अब एक दूसरे के बीच में टेंशन ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए एक पड़ोसी की मान लीजिए बंदूक लाया है तो दूसरा पड़ोसी सोचता है कि भाई वो उसे भी लानी चाहिए बंदूक। तो सेम इसी तरह अगर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में तो पाकिस्तान कहाँ रुकने वाला था, उसने भी कर ला। फिर अब इंडिया, याद रखिएगा 98 के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, उस वक्त हुआ था। आप इसको और अच्छा जानने के लिए जॉन अब्राहम का मूवी है पोखरण, उसमें भी बताया गया है। इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट मेक ब्लेम ऑन ईच अदर, वो हम पे ब्लेम करते रहते हैं, हम उन पे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग अ स्ट्रेटेजी ऑफ वायलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीर मिलिटेंट विद आर्म्स। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से ये कहती आई है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो कश्मीर में मिलिटेंट्स को बम, ये सब बंदूकें पैसा ये सब चीज देती है और फिर वो इंडिया के खिलाफ उनको यूज करती है। In 1985-95 पाकिस्तान had added the pro खालिस्तान militant with arm and ammunition। फिर उन्होंने यहाँ पे खालिस्तान मिलिटेंट्स को भेजा था 1985 से 1995 के बीच में पाकिस्तान वालों ने, ताकि इंडिया को, वही सब चीजें हैं कन्फ्लिक्ट आप देखते हैं आए दिन उनके यहाँ से हमारे यहाँ टेररिस्ट आते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्लेम्स दैट इंडियन गवर्नमेंट, अब पाकिस्तान वाले हम पे इल्जाम लगाते रहते हैं कि हम कुछ करते हैं, पहले हम उनकी सिक्योरिटी एजेंसी को दिक्कत दे रहे हैं, सिंध प्रांत में बलूचिस्तान में हम लोगों को मार रहे हैं, वो हम पे इल्जाम लगाते हैं। इन 1960s विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड पाकिस्तान साइनड द, वर्ल्ड बैंक की मदद से हमने उनके साथ इंडस संधि साइन की पानी की, क्योंकि जो पाकिस्तान में पानी जाता है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी से ही जाता है, तो वो हमारे से ही जाता है। कंट्रोवर्शियल इशू कश्मीर रन ऑफ कच्छ इन गुजरात रिवर वाटर आईडी, ये सब हमारे और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं। रन ऑफ कच्छ में उसने हम लड़ाई भी की थी हमारे साथ एक बार, पर मुंह की खानी पड़ी, हार जाता है, छोटा सा ही तो देश है। इंडिया एंड इट्स
अदर नेबर, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में अब हमने पढ़ना है। इंडिया और बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। डिसएग्रीमेंट, अब कुछ मतभेद भी होते हैं। देखो पड़ोसी के साथ तो सेम यही मतभेद क्या है, डिफरेंस ओवर शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के पानी पे हमारा और उनका हमेशा से कन्फ्लिक्ट बना रहा है। इलीगल इमिग्रेंट आते हैं इंडिया के अंदर, ये भी उनके यहाँ से हमारे यहाँ पे समस्या है। रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप, वो हमारी मिलिट्री को अपने वो नहीं यूज करने देते। नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, और वो क्या कहते हैं कि हम इंडिया को नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, मतलब कि अपने वहां से नहीं करने देते। तो जिसका ये अब डिसएग्रीमेंट थे उनके साथ, अब वो कोऑपरेट किस चीज में करते हैं हमारे साथ, तो वो देखते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन हैव बीन इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली विद इन द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल से इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे बने हैं। बांग्लादेश इज द पार्ट ऑफ इंडियाज लोकेस्ट, बांग्लादेश अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, अगर इंडिया ईस्ट में डेवलपमेंट करना चाहता है तो बांग्लादेश उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के उभरेगा। क्यों? क्योंकि भारत के ईस्ट में सबसे पहले तो बांग्लादेश ही आता है, जिसके साथ हम 11,000 किलोमीटर की बाउंड्री से भी ज्यादा शेयर करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है उस देश को अपने साथ मिलाना। बांग्लादेश इज द पार्ट ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वाय म्यांमार, और बांग्लादेश के जरिए हम किससे जुड़ सकते थे? साउथ ईस्ट एशिया से, म्यांमार को भी अपने साथ मिला सकते थे। कोऑपरेटेड ऑन द इशू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, और वो हमारी साथ मदद करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, और हम उनके साथ एनवायरमेंटल इशू है डिजास्टर मैनेजमेंट में उनके साथ खड़े हैं। कोऑपरेशन ऑन आइडेंटिफाइंग ह्यूमन थ्रेट्स, और जो उनके यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के मामले होते हैं, उसको खतरा होता है तो हम उनका समर्थन करते हैं, और जब हमारे यहाँ होता है तो वो हमारा समर्थन करते हैं। इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसे हैं, पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं उनके और हमारे बीच में। इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस डिस्प्लेजर एट द वार्म रिलेशनशिप, जब भी नेपाल चाइना की गोद में जाके बैठता है, मतलब उससे रिलेशन बनाता है, वो हमें दिक्कत देता है, क्योंकि फिर वो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे ही आगे खड़ा हो जाएगा ऐसे चाइना। इंडिया इज द अनहैप्पी एज इनेक्शन ऑफ नेपाल गवर्नमेंट अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स, और एंटी इंडियन एलिमेंट्स जो है उनके खिलाफ नेपाल सरकार कुछ नहीं करती, और भारत सरकार इससे भी बहुत नाराज है। हालांकि हम नेपाल में हर साल हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, फिर भी ये हालात है। The Maoist movement in Nepal is a security threat to India, giving rise to Naxalite groups in various states of India, from Bihar in the north to Andhra Pradesh in the south. और नक्सलाइट मूवमेंट तो आप जानते ही है, माओ लोगों का आंदोलन है, माओइस्ट लोगों का, जिसका उद्भव कहाँ से हुआ है? नेपाल से। तो वो भी इंडिया के लिए बहुत समस्या है। ये मेनली इंडिया के छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में ज्यादा एक्टिव है। नेपाल थिंक्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर इन इट्स रिवर वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेपाल ये मानता है कि भारत उसके मामलों में दखल देता है, जबकि भारत उसकी इतनी मदद करता है। और दूसरा वो ये मानता है कि भारत उसका विकास नहीं चाहता। अगर विकास नहीं चाहते तो फिर इतना पैसा देते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब कोऑपरेट किस पे करता है? वो हमारे साथ या हम उसके साथ। नेपाल एंड इंडिया एंजॉय वेरी गुड रिलेशन इन दी वर्ल्ड, हमारे और उसके अच्छे संबंध है। अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू ट्रेवल इन द कंट्री, हमारे यहाँ और उनके यहाँ जाने में वीजा लेना पड़ता। ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन अमंग नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स एग्रीड द टू कंट्रीज, और ये सब एग्रीमेंट उनके और हमारे देश के बीच में हुए हैं, जिसमें हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। पीस एंड कोऑपरेशन पढ़ते हैं अब इसको। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है याद रखिएगा, काठमांडू में। इज अ रीजनल इनिशिएटिव अमंग, इन देशों के लिए ही बनाया गया था जो साउथ एशिया में है। टू इन्वॉल्व कोऑपरेशन सिंस 1985 के बाद से एक दूसरे के साथ ये साउथ एशियन देश कोऑपरेट करें, इसलिए ये संस्था बनाई गई थी। इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, इसके 7 मेंबर हैं, ठीक है ना। सार्क हैज इनिशिएटेड सेफ्टा, सेफ्टा को क्या कहते हैं? साउथ एशियन फ्री ट्रेड, मतलब जो साउथ एशियन देश हैं जो सार्क के मेंबर हैं, उन देशों के बीच में व्यापार सुचारू रूप से और फ्रीली चलता रहे, इसके लिए सेफ्टा बनाया गया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टू फ्री ट्रेड जोन फॉर होल साउथ एशियन फॉर कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ताकि ये सातों देश आपस में मिलकर एक दूसरे की रक्षा कर सके। पर पाकिस्तान को देख लो, हरकतों से बाज ही नहीं आता। सार्क हैज प्रोजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर स्टेट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस, और सार्क क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाता है ताकि देश, ये जो सार्क के मेंबर हैं देश, वो एक दूसरे पे कम निर्भर रहे या किसी और पे कम निर्भर रहे। सीनो इंडियन रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 10 ईयर। सीनो इंडियन मतलब चाइना और हमारे रिलेशन अच्छे कहाँ हुए हैं? बुरे ही हुए हैं, देख रहे हो आप।
गलवान घाटी वाली हरकतें कर रहा है पागलों की तरह, अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने लग रहा है, ये इंडियन ओशियन में अपने जहाज उतार रहा है, तो ये सब गलत ही है। तो क्यों भाई दूसरे के घर पे कब्जा करने की कोशिश करते हो। लिमिटेशंस क्या है, ओनली द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू बायलेटरल इशू एज कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कन्फ्लिक्ट्स हैं कश्मीर इशू पे, हर अब तो मसला ही खत्म हो गया क्योंकि हमने कश्मीर को अब टेरिटरीज बना दिया, 2 टेरिटरीज। Some of the India's neighbors fear that India intend to dominate them by influencing their society and politics। कुछ जो इंडिया के पड़ोसी हैं उन्हें ये लगता है कि इंडिया उन पे कब्जा कर लेगा एक दिन और उनके समाज को भी क्या करेगा, उनके कल्चर और ट्रेडिशन को खत्म कर देगा। अरे भाई इंडिया तो बड़े शांत स्वभाव का है। SAARC members are formed among the developing or less developing countries which create insufficiencies of fund। और SAARC members में मेनली वो देश आते हैं जिनके पास इतने भी पर्याप्त संसाधन नहीं है कि वो अपना विकास कर सकें या चीजों का उपयोग सही से कर सकें। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, लिखने पड़ते हैं नोट्स, तो बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है या हमारे द्वारा कोई पॉइंट गलत बता दिया गया है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, बोर्ड एग्जाम्स आने ही वाले हैं। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद।